बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज की तीन इंपॉर्टेंट खबरें हैं और वो तीनों खबरें एक दूसरे से कैसे जुड़ती हैं वो सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। पहली खबर ये है, जो बहावल नगर का वाक़या हुआ उसकी बाज़गश्त अब भी जारी है, क्योंकि गैर मामूली नौइयत का वाक़या है। उसके तीन चार पहलू हैं, वो आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर जो है, वो जो जजेस का ख़त था वो मामला जो है मज़ीद गंभीर हो गया और पेचीदा हो गया। वो यानी वो उसका कुछ ना कुछ उसमें से निकलेगा, लेकिन मुझे इसमें तशवीश है कि यानी ये सूरत हाल ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। वो उसके ऊपर डेवलपमेंट है, वो आपके सामने रखेंगे। और आज की तीसरी खबर ये है कि पाकिस्तान जो है वो खित्ते का सबसे महंगा मुल्क करार दिया गया है ADB की जानिब से, एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से। उनकी एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक इस खित्ते का, यानी ये जो हमारा खित्ता है जनूबी एशिया का, तो उसमें पाकिस्तान जो है वो सबसे महंगा मुल्क है। उसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे और ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि जो पिछली दो खबरें आपको मैंने बताई उन दोनों खबरों का इस तीसरी खबर से क्या ताल्लुक है, और वो बड़ा गहरा ताल्लुक है। आते हैं डायरेक्टली अपने पहली खबर की तरफ। आपको सारी सूरत हाल जो है वो आप देख भी चुके हैं, सुन भी चुके हैं, मुतादिद लोग उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। सोशल मीडिया इससे भरा हुआ है। जो वाक़या हुआ भावल नगर में, वाक़या क्या हुआ, एक पुलिस पार्टी थी, वो एक घर पे गई, छापा मारा, अंदर घुस गए बगैर वारंट गिरफ्तारी के, और वो जनाब उन्होंने एक बंदे को पकड़ा। फिर उन लोगों ने पुलिस वाले को पकड़ के उसको यरगमाल बना लिया, उस पर तशद्दुद हुआ। फिर उसके बाद सूरत हाल आगे बदतदरीज जो है वो पेचीदा होती चली गई। तो अगर मैं इसको नटशेल, मैंने आपको नुक्ते गए थे, एक नुक्ता इसका ये है कि आप एक टर्म सुनते होंगे, जंगल का कानून। अब जंगल का कानून होता क्या है? जंगल का कानून ये होता है कि जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो कमज़ोर को दबोच लेता है। ये इसको कहते हैं जंगल का कानून। अब आप पुलिस को देखें, पुलिस का जो अमूमी एक रवैया है वो पब्लिक के साथ हो तो वो हम उसका मुजाहरा देखते रहते हैं, ख़बरें भी सुनते रहते हैं, सब कुछ होता रहता है। बहुत ज़्यादा इस्लाहात की ज़रूरत है वहाँ पे, लेकिन पे दर पे वाक़यात होते हैं। ये मैं पुलिस के रवैये की बात कर रहा हूँ। 9 मई उसके वाक़यात, उसके बाद का मंजरनामा, किस तरीके से घरों के अंदर फैलान कर, गो कि उसमें एक पॉलिटिकल एंगल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अमूमी जो उनका रवैया है वो भी कुछ इतना काबिल सताइश नहीं है, उसमें बड़ी इस्लाहात होनी चाहिए। तो ये जो वाक़या था, अब पुलिस ने क्या समझा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जंगल का कानून इस वाक़ये में आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है, और वो कैसे आ रहा है? वो इस तरीके से आ रहा है कि पुलिस भी हमेशा कमज़ोर को दबोच लेती है। अब पुलिस पार्टी का जो माइंड सेट है, उसी माइंड सेट के साथ वो वहाँ गए जिस घर से उनको शुबा था कि वहाँ पर कोई छुपा हुआ है तो उसको पकड़ना है। भाई कानून, आप खुद कानून के रखवाले हैं। अगर आप खुद कानून को हाथ में लेंगे तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा? अब आप, या तो आपके पास होता, सब कुछ होता, कागजी कार्रवाई होती, दस्तक देते, पूछते, अंदर जाते, तफ्तीश करते, जो भी था वो करते। आपने धावा बोल दिया, कमज़ोर समझ के, क्योंकि मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, अमूमी रवैया जो है, इन्होंने समझा कि वो कमज़ोर हैं, लेकिन बाद में पता चला वो तो उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं। तो अब जब अंदर वाले ज़्यादा ताकतवर हो गए, यानी पता चला वहाँ पे कोई पाक फौज का कोई एहलकार का मामला था, वहाँ पे कोई ताल्लुक था या जो भी रिश्ता था, तो मामला चूंकि पेचीदा है बहुत ज़्यादा और अभी भी इंफॉर्मेशन आ रही है मजीद, तो जब इनको ये पता चला अंदर वाले ज़्यादा ताकतवर हैं, तो उनकी जानिब से भी वही कानून इस्तेमाल किया गया, जंगल के कानून वाला, कि उन्होंने इनको दबोच लिया। अब ये कमज़ोर हो गए और वो ताकतवर हो गए। उन्होंने इनको पकड़ा, फिर उसके बाद वीडियोज़ आई, आपने देखा, फिर उसके बाद जनाब कुछ एक पार्टी वहाँ से आ गई, वीडियोज़ के अंदर सब कुछ वाज़े आप देख रहे हैं उसको। और जब ज़्यादा कमज़ोर, जो ताकतवर बन गया वहाँ पे, उसने फिर, यानी पुलिस वहाँ पे कमज़ोर पड़ गई तो उसको दबोच लिया। तो उधर भी जंगल का कानून आपको देखने को मिला और पुलिस की तरफ से भी आपको जंगल का कानून देखने को मिला। तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है जंगल के कानून की। फिर इसके बाद शोर होगा बहुत ज़्यादा हुआ सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, हर जगह पर इसके ऊपर बहस शुरू हो गई और बहुत ज़्यादा बातें होती रहीं। बहुत सारी बातें जो यहाँ पे नहीं की जा सकती, लेकिन बहुत कुछ इसके अंदर गुफ्तगू होती रही। ये तो थी पब्लिक लेवल के ऊपर। अब उसके बाद ये इशू पॉलिटिकल भी बन गया। पॉलिटिकल, अच्छा, पुलिस की जानिब से फिर मजबूर हुई पुलिस, उसको एलामिया जारी करना पड़ा। 2-3 उनके जो अहम नुकात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक उनका जो सबसे बड़ा नुकता है, वो कहते हैं जी वाक़े को बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया, ऐसा कोई वाक़या नहीं था। ओ भाई खुदा के बंदो, अगर ऐसा वाक़या नहीं था तो फिर आपके जो हाई टॉप लेवल के लोग हैं दोनों साइड्स के, उनकी मुलाकातें क्यों हुई? उनकी मुलाकातों के बाद जो जख्मी थे, यूनिफॉर्म लोग जख्मी थे, वो चाहे इधर से हों या उधर से हों, फिर उनकी इयादत करने के लिए कौन गया? आप उसको कह रहे हैं मामूली नौइयत का वाक़या था। और किस तरीके से आप उसको मामूली नौइयत का कह सकते हैं? यूनिफॉर्म का मतलब होता है रियासत की अलामत। इधर भी यूनिफॉर्म वाले हैं, इधर भी यूनिफॉर्म वाले हैं, वो दस्तों गिरबान हैं, फुटेजेस बन रही हैं, फुटेजेस आ रही हैं, सारा कुछ मौजूद है, और आप कह रहे हैं बड़ा मामूली वाक़या था।
मुलाकातें भी हुई, सुलह सफाई भी हुई, फिर आप अपनी ही प्रेस रिलीज के अंदर कह रहे हैं कि उसको खुश असलूबी से हल भी कर लिया गया। अगर कोई इशू था नहीं, उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया, तो इतने बड़े लेवल पे मुलाकातें, आरपीओ साहब को वहां जाना पड़ा, आरपीओ भावलपुर साहब को, और वहां उनकी जाके किससे मुलाकात हुई सारा कुछ आपको पता है, जिनकी जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई। फिर इधर से इनकी जानिब से जो अमल किया गया हमारे फौजी एहलकारों की जानिब से, वो भी कोई काबिल सताइश नहीं है। 9 मई वाला मंत्रा जो है वो अभी भी चल रहा है, वो सारी सूरत हाल आपके सामने है, मुल्क की सारी सूरत हाल आपके सामने है। अगर ये निजी इशू था, निजी इशू अगर था, तो उसमें कम से कम यूनिफॉर्म लोग तो नहीं होने चाहिए, ताकि यूनिफॉर्म बदनाम ना हो। किसी इंडिविजुअल के एक्ट की वजह से आपकी वर्दी, आपकी रियासत की अलामत, चाहे वो पुलिस की जानिब से हो, चाहे वो फौज की जानिब से हो, अगर निजी इशू था तो उसको फिर एक लड़ाई के तौर पे ट्रीट किया जाता, जो कि पूरी दुनिया के अंदर हो जाती हैं। अगर यूनिफॉर्म इन्वॉल्व हो जाए तो फिर रियासत की जो बेतौकीरी हुई, रियासत की वर्दी की जो बेतौकीरी हुई आपके कंडक्ट की वजह से, वो इंतहाई काबिल मजम्मत है। इसके ऊपर दोनों जानिब की इंतहाई अहम जिम्मेदारी है कि वो भी अफवाज पाकिस्तान की जानिब से और पुलिस की जानिब से जो भी हकीकत है उसको सामने लाया जाए, और जो इसके मुल्ज़िमान हैं, जो मुजरिमान हैं, उनको सज़ा दी जाए जो सबको नज़र आए। इसके ऊपर मैं एक और इंपॉर्टेंट बात यहीं पे नुक्ता रख देता हूँ आपके सामने। ये एक अपनी नौइयत का यानी एक मुनफरिद वाक़या है, बदतरीन वाक़या मैं इसको कहूँगा, बदकिस्मती से ये भी हमारे खाते में आ गया, यानी हमारे पाकिस्तान के खाते में। और सोशल मीडिया तो पूरी दुनिया में चलता है, वो वीडियो हर जगह दुनिया में गई होगी, सब जगह देखा होगा दुनिया ने कि ये हमारी रियासत है और ये हमारे एहलकार हैं और ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा माशरा है। तो इससे बदनामी के सिवा कुछ भी नहीं मिला। अगर तहकीकात होंगी, नतीजा निकलेगा और वो नतीजा भी फिर दुनिया के सामने जाएगा, तो तब हमारी तारीफ होगी। मैं आपको नुक्ता बताने लगा था, ये एक बहुत बुरी एग्जाम्पल थी। अगर इसको अच्छी एग्जाम्पल में टर्न ना किया गया तहकीकात करके, तो फिर ये बुरी एग्जाम्पल बन जाएगी और ये एक दरवाज़ा खुल जाएगा इस जंगल के कानून को बदलने के लिए। ये अगर आप इसको टेस्ट केस बना लें तो इससे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। यानी अगर जो जो मुल्जिम था तरफैन की जानिब से, मैं दोबारा गुजारिश कर रहा हूं, जो भी था उसको आप तहकीकात करके उसका नतीजा कौम के सामने रखें, क्योंकि अब कौम के हर बंदे के जहन में ये सवाल मौजूद है कि क्या इसका नतीजा निकलेगा, नहीं निकलेगा। अमूमी हमारा जो तासुर होता है वो यही होता है कि ऐसे काम हमेशा मिट्टी पाव होते हैं, उनको छोड़ देते हैं, इसलिए ये वाकयात हो रहे हैं और इसी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं। अदलिया के अंदर अदलिया की जो फहरिस्त आती है दुनिया की कि वो कौन सा मुल्क किस नंबर पे है, वहाँ हमारी क्या सूरत हाल है, हमारी पुलिस की क्या सूरत हाल है, और ये जो 9 मई के वाक़यात हैं, जो मंत्रा बना, उसके बाद जो सूरत हाल बनी हुई है हमारे इदारों के हवाले से, वो क्या सूरत हाल है। जब तक आप इन डैमेजेस को आप ठीक नहीं करेंगे, इन बुरी एग्जाम्पल्स को अच्छी में सेट नहीं करेंगे, तो ये सिलसिला है जो चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो अच्छी एग्जाम्पल में तभी टर्न होगी कि तहकीकात हों, शफाफ तहकीकात हों और उसका नतीजा कौम के सामने रखा जाए, तो ये ज़बरदस्त काम होगा। ये तो था वाक़ये का मामला। एक और बड़ा बदकिस्मत पहलू है इसका, दो उसके हिस्से हैं, उस एक बदकिस्मत पहलू के दो हिस्से हैं। एक ये है कि इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भरपूर आवाज़ उठाई गई, खूब शोर शराबा किया गया, लेकिन ये आवाज़ ठीक है, इसको आवाज़ को उठाना चाहिए। आवाज़ उठाना जिंदा मुआशरे की अलामत होती है, इख्तिलाफी आवाज़ का उठना भी जिंदा मुआशरे की अलामत होती है कि मुआशरा जिंदा है, मुआशरा मरा नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है, उनकी जानिब से आवाज़ उठाई गई। लेकिन दोबारा मैं कह रहा हूँ, उसके साथ जो पॉलिटिक्स को आपने ऐड कर दिया, वो इंतहाई मेरा ख्याल है बाई से शर्मिंदगी ही मैं उसको कहूँगा। आपने उसको रिलेट कर दिया 9 मई से। 9 मई से आप इस तरह रिलेट कर रहे हैं कि पुलिस और ये जो दूसरी साइड है, इनकी जानिब से उनके ऊपर 9 मई किया गया, सब कुछ किया गया, यानी एक किस्म का उनका तासुर उभर के ये आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एलामिया आया है, तासुर से ये पता चल रहा है कि जैसे वो शादियाने बजा रहे हैं या वो खुश हो रहे हैं कि ये इन लोगों ने हमारे ऊपर जुल्म किया था, आज वो आपस में लड़ पड़े हैं। आप उसके ऊपर पॉलिटिक्स ना करें, खुदा का वास्ता है। पॉलिटिक्स का ये कुछ नेशनल इश्यूज भी होते हैं, नेशनल इशू को बतौर नेशनल इशू ट्रीट करें, आप उसको कंडेमनेशन करें, तहकीकात का मुतालबा करें। आपने किया वो बिल्कुल दुरुस्त है, मैं उसको सपोर्ट करता हूं, वो आपका हक है और वो आपकी जिम्मेदारी है बतौर बड़ी सियासी जमात, वो आपने अदा की। लेकिन जब आप उसके साथ पॉलिटिक्स को ऐड कर देते हैं तो वो काबिल मजम्मत होता है। मैं उसकी मजम्मत करता हूं कि इस इशू के ऊपर आपको सियासत नहीं करनी चाहिए थी। जहां तक था, यानी बहुत सारे रहनुमा जो हैं उनके ट्वीट्स भी आए और इसके अलावा इनका एलामिया भी आया, तो बहुत सारे लोगों की जानिब से तहकीकात की हद तक, मुजरिमान के तयन की हद तक, सजाओं की हद तक ये बात दुरुस्त है, ये आपकी जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ अव्वलीन में से है, वो आपको अदा करना चाहिए। आपने किया, उसके लिए आप यानी आपका ये एक्शन, ये आपका अमल कमेंडेबल है, काबिल तारीफ है। लेकिन जब आपने उसको सियासत ज़दा कर दिया कि क्योंकि इन लोगों ने हमारे साथ किया था,
आज आप खुश हो रहे हैं कि वो अब आपस में लड़ पड़े हैं, वो यूनिफॉर्म सामने खड़े हो गए, ये काबिल मजम्मत है। उम्मीद करते हैं कि वो आइंदा इस अमल को इस तरीके से यानी प्रेजेंट नहीं करेंगे। ये इसको कहते हैं दूध में मैंगनियाँ डाल के देना, यानी आप एक तरफ अच्छे मुतालबात कर रहे हैं लेकिन पॉलिटिकल एंगल को डाल के आप अपने ही उस मुतालबे को आलूदा कर रहे हैं, तो आलूदा मत करें उसको। ये हुआ। और जो दूसरा इसका पहलू था, मैंने जो संगीन पहलू का, वो हुकूमत इस वक्त खामोश है, बिल्कुल जैसे हुआ ही कुछ नहीं। भाई रियासत आपकी जिम्मेदारी है, अवाम की आपकी जिम्मेदारी है, पुलिस का ये कंडक्ट है उसको ठीक करने के आप जिम्मेदार हैं। मरियम साहबा चुप, शहबाज शरीफ साहब चुप, वजीर दाखिला चुप, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई। यानी ये जैसे अमूमी तौर पे कहा जाता है कि निजी मामला था, अदालतों में भी होता है बाज़ औक़ात, तो दो फरीकैन खड़े हो जाते हैं, जी हम अपना सुलह सफाई कर लेंगे, निजी मामला है तो हम इसको सेटल कर लेंगे। भाई ये बिल्कुल निजी मामला नहीं था, इदारे सरकार के हैं, हुकूमत पाकिस्तान के हैं और ये इस मुल्क के हैं। तो हुकूमत की जिम्मेदारी थी या तो वो कोई अनाउंस करें, कमेटी अनाउंस करें, बताएं तहकीकात होंगी, नतीजा सबको पता है क्या तहकीकात होती है, क्या मामला होता है, लेकिन कम से कम सिंबॉलिकली आप उसको कहें तो सही, उसका नोटिस तो लें और उसकी तहकीकात का आप कहें और तहकीकात के बाद जो भी नताइज होंगे वो कौम के सामने रखें। कौम के अंदर इन चीज़ों का असर होता है, ये रवैया फिर ट्रिकल डाउन होता है। अगर ऊपर वाले जो बड़े लोग हैं वो ऐसा कर रहे हैं तो छोटे क्या करेंगे फिर? तो उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन लेगी और उनकी जो खामोशी है, मैं इसको मुजरिमाना खामोशी कहता हूँ, इतने बड़े वाक़ये के ऊपर हुकूमत को ज़रूर कोई ना कोई नोटिस लेकर कुछ ना कुछ इसकी तहकीकात करनी चाहिए। सारा काम अदालतें तो नहीं करेंगी कि अब वो इसके ऊपर आज खुद नोटिस लें, ये क्या हुआ, पहले कट्टे ख़त्म नहीं हो रहे, फिर एक नया कट्टा खुल गया, कमीशन कमीशन कमीशन, तो कितने कमीशन बनेंगे? कोई काम हुकूमत भी कर ले। बहरहाल अब आते हैं आज की दूसरी खबर की जानिब। दूसरा ये भी एक कट्टा ही कहूँगा इसको, ये मैं तीसरी खबर से इन दोनों को लिंक करके आपको एंड में बताता हूँ कि हमारे साथ हो क्या रहा है और हम जो यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, यानी हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। यानी पाकिस्तानी जो है नौजवान बिलखुसूस तालीम याफ्ता, अब तो गैर तालीम याफ्ता भी, गाड़ी के मैकेनिक के पास जाओ तो वो भी उसकी कोशिश होती है कि यार मुझे किसी तरह बाहर भिजवा दें। ये किसी गाड़ी पे ट्रैवल, मैं मुझे याद है आज भी मैं ट्रैवल करता हूँ, तो ट्रैवल करने के दौरान जनाब मेरे भाई के कोई दोस्त थे वो ड्राइवर, उन्होंने उनको मेरे भाई को कहा कि आप अपने भाई से कहें क्योंकि वो मीडिया में है तो वो मुझे बाहर भिजवा दें। यानी यहाँ रहना कोई नहीं चाह रहा भाई, उसकी वजूहात क्या है उस पर थोड़ी रोशनी डालूंगा, मामूली से बिल्कुल। अब आते हैं दूसरी खबर की जानिब। दूसरी खबर जजेस का खत था। दो इदारों की बात अभी हमने कर ली। ये जो वाकया था बहावल नगर वाला, जो एक क्लासिक एग्जाम्पल है जंगल के कानून की, वो बात हो गई। अब आ जाए अदलिया, जिसके ऊपर पूरी कौम की नजरें होती है। 25 करोड़ का मुल्क है, 25 करोड़ मसाइल होते हैं, उसमें से 5, 10, 15 लाख लोगों को अदालतों में जाना पड़ता है, जो मसले सेटल नहीं होते। अदालतों के अंदर जिन जजेस ने इंसाफ देना है वो खुद इंसाफ का जो है वो खत लेकर, यानी अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने खड़े हैं। उस खत का जो पहली समाअत हुई थी 3 अप्रैल को, उसका हुक्मनामा आ गया और उसमें से भी कोई अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। एक तो अदलिया के अंदर की तकसीम जो है वो जो दरार है वो वाज़े तौर पर नजर आ रही है। मैं अमूमन ये कहता हूँ तकसीम यानी इख्तिलाफ राय वो बड़ी प्रोडक्टिव चीज़ है, उसको होना चाहिए, उसके बगैर मुआशरा डेड हो जाता है, सब एक जैसा सोचने लगेंगे डेड हो जाएगा। इख्तिलाफ राय होना चाहिए, होता है, लेकिन जब एक इंटरनल पॉलिटिकल लाइंस के ऊपर आपको डिवाइड नजर आए तो वो बाइस से तशवीश होती है। और कुछ इस किस्म की जो है ना, हमें वहां से थोड़ा सा इसकी समाज से कबल ही इंदिया आना शुरू हो गया था। बहस हो रही थी यहाँ पे जो वो तमाम लोगों के मामला, यानी जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं सहाफ़ी रिपोर्टर्स, हमारे दोस्त साहब, आप वहां पर भी ऑन रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड, और फिर आपको वो समाअत के दौरान भी नजर आई और अब जो तहरीर हुक्मनामा आया है उसमें भी नजर आई। अब मैं इसको यानी एक राय की भी मैं कह सकता हूं, बिल्कुल है वो अपनी जगह है कि राय का इख्तिलाफ है, लेकिन आप बिटवीन द लाइंस जो मैसेज होता है वो आप समझते हैं तो आपको एक और इससे यानी सुपरा इख्तिलाफ भी नजर आता है, यानी इख्तिलाफ से बढ़ के जो चीज़ है। तहरीर हुक्मनामे के अंदर एक जज साहब जो हैं जस्टिस याया अफरीदी साहब, मोअज़्ज़िज़, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बनेंगे आने वाले सालों में, उनकी जानिब से एक तो माजरत कर ली गई। फुल कोर्ट का जो यानी अगली समाअत होगी उसमें बैठने से, यानी वो अलग हो गए। उन्होंने ये एक किस्म का अदम एतमाद होता है, उन्होंने कहा जी ये अगर हम ऐसा करते हैं, जो उनका नोट है उस नोट के मुताबिक कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हाई कोर्ट जो है वो एक आइनी इदारा है, उसको मुकम्मल इंतजामी इख्तियार हासिल है। उनके चीफ जस्टिस जो हैं, यानी मतलब उनकी बात का ये है कि जैसे उनकी अथॉरिटी जो है वो एक अंडरमाइन होने का यानी एहतमाल है, तो इन बुनियादों पर उन्होंने खुद को बेंच से अलग कर लिया, अब वो बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। ये तो एक बात हो गई। दूसरे हैं जनाब जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब, ग़ालिबन मैं इस पर तहकीक करूँगा, ये जिन 6 जज साहिबान ने खतूत लिखे हैं, ग़ालिबन उनमें से कोई 4 या 5 जजेस जो हैं वो उनके तैनात करदा हैं जब ये वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और इंसानी हकूक़ के बड़े अलमबरदार रहे हैं हमेशा। आपको याद होगा वकला तहरीक में बड़ा हरावल दस्ते में इनका किरदार था। जब वकला तहरीक हुई थी उसको जनाब चीफ जस्टिस जो इफ्तिखार चौधरी को बहाल करवाने के लिए, बहरहाल अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो उनकी जो मैं नटशल अगर उनका बताऊँ, उनका 12 सफ़ात का
नोट है इस आज के हुक्मनामे के अंदर, आज का तो नहीं हुक्मनामा तो पहले का, लेकिन उसमें उनका 12 सफ़ात का नोट है और उसके अंदर जो उसकी जिस्ट है वो इन 6 जजेस के साथ डट के खड़े हैं। यानी यूं समझ लीजिए कि अगर वो 6 जजेस का मौक़िफ़ है तो मुझे ये कहने दीजिए कि इनके जो तासुरात हैं जनाब जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब के, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि 7वीं आवाज़ उस ख़त के अंदर जस्टिस अतहर मिनल्लाह हैं, यानी वो इस तरह डट के खड़े हैं। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब फ़ाइज़ ईसा साहब पहली समाअत के दौरान आपने देखा, मैंने आपको पहले भी गुजारिश की, वो एक जिसको कहते हैं ना बड़ी एतदाल से चल रहे थे, शायद वो अपने मिजाज से भी हट के चल रहे थे। मैं बड़ा सरप्राइज था इस चीज़ के ऊपर, यानी मसलहत का शिकार थे। वो क्या मसलहत है मैं इसको अभी तक क्रैक नहीं कर सका कि वो किस मसलहत का शिकार थे, लेकिन अतहर मिनल्लाह साहब जो है वो डटे हुए हैं और उनका मौक़िफ़ यही है। 2 एग्जाम्पल्स उन्होंने कोट की। वो कहते हैं कि एक तो असगर खान केस 2012-13 में आया था और जिसका फैसला हुआ वो आपको याद है, IJI बनी 1990 में, किस तरीके से एजेंसियों ने पैसे तकसीम किए, इलेक्शन हुआ और नून लीग जीती और वगैरह वगैरह। वो बड़ा तफसीली फैसला है। बदकिस्मती ये है कि आज तक उस पर अमल दरामद ना हो सका। फिर उसके बाद उन्होंने फैज़ाबाद धरना केस जो था उसका भी रेफरेंस दिया कि क्योंकि उस पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। एक दो और चीज़ें बात उन्होंने इंपॉर्टेंट कही जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने। उन्होंने कहा कि सियासी असरात रखने वाले केसेस में मदाखलत को झुठलाया नहीं जा सकता। ये कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज साहब कह रहे हैं, बेंच के अंदर जो मौजूद है, उनका तहरीरी ये बयान मौजूद है कि सियासी मामलात के अंदर मदाखलत होती है। तो ये उनका बयान था और इसके बाद और भी उन्होंने बहुत सारी बातें की। तो बहरहाल अब देखते हैं 29 अप्रैल को क्या होने जा रहा है, वो भी मामला बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो मेरा ख्याल है इस पर बात तवील हो जाएगी। मैं आता हूँ आके आखिरी इशू की तरफ। पाकिस्तान इस वक्त खित्ते का महंगा तरीन मुल्क है। भाई ये हालात क्यों है? इसकी वजह यह है, ये जो ऊपर वाली 2 खबरें हैं ना, उसमें आपने पुलिस का कंडक्ट देख लिया, 2 इदारों का यूनिफॉर्म्ड, उनका यानी जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ देना है मुल्क को, अवाम को, कौम को। अगर एक इशू बना, मैं जंगल के कानून वाली एग्जाम्पल दोबारा कोट कर देता हूं कि जब अगर मुआशरे के अंदर जंगल का कानून राइज होगा तो मुआशरा बतौर मुल्क, बतौर कौम कैसे तरक्की कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। फिर तीसरी एग्जाम्पल ये जजेस वाली ले लें कि जिन जज साहिबान को खदशात थे उन्होंने खत लिखा, मामला बजाय इसके कि वो वाला सेटल होता, नया शुरू हो गया। नया क्या शुरू हो गया कि 25 जजेस को जहर आलूद धमकियां में खतूत मसूल हो गए। जजेस को कैसे इंसाफ करेंगे? फिर उनकी अलहदा तहकीकात शुरू हो गई। अब ये सानिया के ऊपर अलग कमीशन बनेगा। तो जंगल का कानून मेरा ख्याल है इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू कोट। तो महंगाई क्या है जी? पाकिस्तान के अंदर ADB की रिपोर्ट आई, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, और उस रिपोर्ट के मुताबिक ये है पाकिस्तान के अंदर जो ये रवां साल है फाइनेंशियल ईयर, उसमें महंगाई जो है 25% रहेगी। 25%। अब आप अंदाजा लगाइए कितनी महंगाई है। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। इंडिया के अंदर 4.6% है, पाकिस्तान 25%, इंडिया 4.6%, हमारा हमसाया। नंबर दूसरी सुन लें जी, बांग्लादेश जो हमसे अलग हुआ, जिसको हम बोझ समझते थे, उसके अंदर महंगाई 8.4% और पाकिस्तान 25%। अब आ जाए जनाब भूटान, 4.5% वहां पे महंगाई है। अब आ जाए जनाब मालदीव, 3.2% वहां महंगाई है। इसके बाद आ जाए नेपाल, 6.5% महंगाई है। श्रीलंका जो डिफॉल्ट हुआ था अभी पिछले दिनों, वहां पे इस वक्त महंगाई 7.5% है। और पाकिस्तान की कितनी है? 25%। और ये रहेगी और ये बतदरीज इसमें कमी आएगी। बतदरीज का मतलब आप समझ सकते हैं, 25 होगी, फिर 24, 23, 22, किस तरह नीचे आएगी। तो इसकी वजह यह है कि जब पूरा सिस्टम आपका इस तरीके से चल रहा हो तो फिर उसके नतीजे ये होते हैं। फिर उसका नतीजा वही होता है कि हर बंदा कहता है यार मुझे बाहर भेज दो, खुदा का वास्ते मुझे बाहर भेज दो, किसी तरह, यानी उम्मीद खत्म हो जाए। तो होप के बारे में कहा जाता है इज द बेस्ट फिजिशियन। तो होप इज द बेस्ट फिजिशियन। आप भी पुर उम्मीद रहें, बावजूद इन तमाम हकाई के कौमों की ज़िंदगी में मामलात आते हैं। अल्लाह पाक इससे हमें भी निकालेगा और इंशाअल्लाह हम निकलेंगे, इस पर हमारी पूरी पुख्ता यकीन है। लेकिन जब ऐसे वाक़यात हों, अगर हम उनको दुरुस्त तरीके से हैंडल करेंगे तो तब निकलेंगे, अदरवाइज़ हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए शेयर कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।